दोस्तों, एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक बार एक बहुत गरीब आदमी था। वो टूटे-फूटे घर में रहा करता, काम-धंधा उसके पास को था नहीं, तो काम-धंधा नहीं था, तो खाने-पीने के लिए भी नहीं था। तो उसने बहुत कोशिश की काम-धंधा करने की, लेकिन काम-धंधा कोई मिला नहीं। तो उसने सोचा क्यों ना भगवान को खुश कर लिया जाए और भगवान से ही सब कुछ माँग लिया जाए। और उसने पुरानी कहानियों में सुना था कि अगर भगवान की तपस्या की जाए तो शंकर भगवान है वो भोले बोलते हैं उनको, और वो खुद दर्शन दे देते हैं और वो मनचाहा वरदान दे देते हैं उस भगत आदमी को जो उसकी तपस्या करता है। तो उसने भी शंकर भगवान को खुश करने की सोची और वो उसने तपस्या करनी शुरू कर दी और इतनी गहन तपस्या की कि वास्तव में शंकर भोले प्रकट हो गए उनके सामने। तो शंकर भगवान ने कहा कि बोलो भगत क्या चाहिए? तो वो गरीबी से बहुत तंग था। तो उसने कहा भगवान मुझे एक ऐसा वरदान दे कि मैं जब भी जो भी चाहूँ वो मुझे तुरंत मिल जाए और भरपूर मात्रा में मिल जाए और उसी टाइम मिल जाए। अब शंकर भगवान तो शंकर भगवान है। उन्होंने कहा ठीक है भगत मिल जाएगा, लेकिन एक शर्त होगी। शर्त ये होगी कि तुम जो भी माँगोगे उसका दुगुना तुम्हारे पड़ोसियों को मिल जाएगा। तो अब वो गरीबी में मरा करता, उसके पास कुछ खाने-पीने को था नहीं, तो उसको इतना ध्यान रहा नहीं कि इसका क्या तात्पर्य है। तो उसने कहा कोई बात नहीं भगवान, मुझे तो मिलेगा ना जितना मैं चाहूँगा। बोले हाँ, जितना तुम चाहोगे उतना तुम्हें मिलेगा, लेकिन दुगना पड़ोसियों को मिल जाएगा। बोले कोई बात नहीं। शंकर भगवान ने उसको वरदान दे दिया और वो बड़ा खुशी-खुशी होकर अपने घर आया। घर आके उसका जो टूटा-फूटा मकान था उसने कहा कि अभी मेरा जो घर है शंकर भगवान मेरा बहुत शानदार घर बना दो, जहाँ मेरा ये टूटा-फूटा घर है। तो जैसे उसने माँगा तुरंत बहुत शानदार घर बन गया उसका। वो बड़ा खुश हुआ, लेकिन उसने देखा तभी पड़ोसियों के एक की जगह 2-2 मकान उतने ही शानदार 2-2 मकान बन गए। चलो कोई बात नहीं। फिर उसने माँगा भगवान मुझे अमीर बना दे, तो वो तुरंत अमीर बन गया, लेकिन उसने देखा कि उसके पड़ोसी उससे दुगने अमीर हो गए। तो वो कुछ दिन तो रहा, फिर उसने सोचा यार गड़बड़ हो गई ये तो। अब तपस्या मैंने की, शंकर भगवान को मैंने खुश किया, इन पड़ोसियों ने कुछ किया नहीं और ये माँगता मैं हूँ, मेहनत मैं करता हूँ और उससे दुगना इनको मिल जाता है, ये तो गलत बात है। और मेरी मेहनत का पड़ोसी नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, इनका तो ये ख़त्म करना चाहिए। तो वो सोचता रहा क्या करूँ, कैसे ख़त्म करूँ इनका? अब वो उसको जो मिल रहा था वो अपने को तो भूल गया। लेकिन पड़ोसियों को जो दुगना मिलने लग रहा था, उस वरदान के कारण वो उससे सहन नहीं हो पा रहा था। तो उसने एक तरकीब लगाई, तो वो अपने घर के बाहर आके उसने कहा शंकर भगवान मेरा ये जो घर है ना इसके आधे हिस्से में एक इतना गहरा कुआँ हो जाए कि जिसमें जो गिर जाए तो दोबारा अब निकल ना पाए और वो वहीं मर जाए। तो उसके आधे घर के सामने उतना ही गहरा कुआँ तुरंत हो गया। तो उसने देखा उसके पड़ोसियों के घर के आधे-आधे 2 कुएँ बन गए, यानी पूरे घर के सामने जो 2 मकान थे उनके पूरे-पूरे 2-2 कुएँ बन गए उनके उसमें। तो बड़ा खुश हुआ। तो फिर उसने सोचा कि हाँ, अब मज़ा आएगा। तो उसने शंकर भगवान को कहा शंकर भगवान मेरी एक आँख फूट जाए। तो उसकी तुरंत एक आँख फूट गई। लेकिन तभी उसने देखा कि जो पड़ोसी थे, पड़ोसियों की दोनों आँख फूट गई और वो पड़ोसी जब अंधे हो गए तो वो सारे घर से बाहर निकले तो उस कुएँ में आके ना मर गए सारे, और वो बड़ा खुश हुआ। यानी उस आदमी को पड़ोसियों को ख़त्म करना था, दूसरों को ख़त्म करना था, दूसरों को कुछ नहीं देने देना चाह रहा था। इसलिए उसने अपने घर के सामने एक कुआँ मंजूर किया और अपनी एक आँख फुड़वानी भी मंजूर की, ताकि पड़ोसियों की दोनों आँखें फूट जाए और वो बर्बाद हो जाए। तो दोस्तों ये कहानी मैंने क्यों सुनाई, इस कहानी का मैं आपको बताऊँगा आगे चल के क्या सुनाने का क्या तात्पर्य था। मैं अभी गया और अभी आया, तब तक आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। मैं अभी आया 5 सेकंड के अंदर। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों मैंने अपनी कल की वीडियो में बताया था कि हरियाणा के अंदर राज्यसभा की जो 2 सीट खाली हुई हैं, उसमें वैसे तो टेक्निकली रूप से 1 सीट बीजेपी को मिलनी है और 1 सीट मिलनी है कांग्रेस को। लेकिन बीजेपी चाहेगी कि वो दूसरी सीट भी हासिल कर ले और उसके लिए कोई न कोई खेला करेगी और उस खेले में वो उतारेगी किसी आज़ाद उम्मीदवार को। और वही बात हुई, आज बीजेपी ने आज़ाद उम्मीदवार उतार दिया है। और कल जो मैंने बताया था कि किसको उतारेगी, तो कल मेरा तात्पर्य ये था, जिस आदमी की तरफ मैंने इशारा किया था वो गोपाल कांडा की तरफ किया था। और वास्तव में गोपाल कांडा को फाइनल कर दिया था बीजेपी ने आज़ाद उम्मीदवार के रूप में, और गोपाल कांडा ने विधायकों से, कांग्रेस के जो विधायकों से उनसे बातचीत करनी शुरू भी कर दी थी। लेकिन ऐन टाइम पे बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल दी
और उस सतीश नांदल जो रोहतक के निवासी हैं और जो कांग्रेस के बीजेपी के हरियाणा के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उनको मैदान में उतारा। तो गोपाल कांडा की उम्मीदवारी के 2 कारण हैं कि उसकी उम्मीदवारी कैंसल होगी और सतीश नांदल को आज़ाद उम्मीदवार के रूप में अपना समर्थन दे दिया बीजेपी ने। तो गोपाल कांडा के 2 कारण, एक तो पहला तो था गीतिका शर्मा जो एयर होस्टेस थी वो मामला। उसमें गोपाल कांडा की जो छवि है आज भी वो धूमिल है, तो एक तो ये उनके ऊपर आरोप है यानी दाग है। दूसरा फिर ये है कि गोपाल कांडा का जो कार्यक्षेत्र है वो है सिरसा, जबकि भूपेंद्र हुड्डा की को टारगेट करना ही बीजेपी का मकसद है और बीजेपी ये चाहती है कि भूपेंद्र हुड्डा की राजनीति खत्म की जाए और उसके सामने कोई पैरेलल नेता खड़ा किया जाए। तो उसके लिए उससे सतीश नांदल से ज़्यादा बेहतर उम्मीदवार कोई दिखाई भी नहीं देता। क्यों? क्योंकि सतीश नांदल ने 3 बार भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ चुनाव लड़ लिया और वो अच्छी वोट ले जाते हैं कलोई हल्के के अंदर। हालांकि 2027 में जब ये वो होंगे दोबारा से इसकी वो की जाएगी विधानसभा की जो दोबारा सीमांकन किया जाएगा, तो उसमें मुझे लगता है कि कलोई और रोहतक दोनों को रिजर्व कर देगी बीजेपी। लेकिन फिर भी भूपेंद्र हुड्डा के सामने अगर कोई कद्दावर बीजेपी के पास नेता है तो वो है सतीश नांदल। कैप्टन अभिमन्यु है, वो उनका चेंज हो चुका है, वो नारनौल से चुनाव लड़ने लग रहे हैं। हालांकि उनका जो निवास स्थान है रोहतक में भी है, लेकिन सतीश नांदल ज़्यादा सूटेबल है, इसलिए सतीश नांदल को उतार दिया बीजेपी ने आज़ाद उम्मीदवार के रूप में अपना समर्थन देके। अब बारी आती है दोस्तों इस बात की कि बीजेपी कैसे उम्मीद कर रही है कि दूसरी सीट भी वो ले जाए और कैसे वो सोचती है कि जब कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं और वोटों के लिए एक सीट के लिए चाहिए 31 विधायक, तो कैसे वो सोचती है कि उसको 31 विधायक नहीं मिलेंगे और बीजेपी का जो उम्मीदवार है उसको 31 विधायकों का समर्थन मिल जाएगा। तो थोड़ा इस बात के ऊपर चर्चा करते हैं। तो इसका सॉलिड कारण है दोस्तों कि पहले ऐसा 2 बार हो चुका है और बीजेपी जब 2 बार हो चुका है तो इसीलिए बीजेपी ने पहले भी दोनों बार बीजेपी ने प्रयास किया था, बीजेपी सफल रही थी और तीसरी बार भी बीजेपी ही प्रयास कर रही है दूसरी सीट को लेने का। तो सबसे पहला प्रयास बीजेपी ने जो किया था वो था 2016 में। 2016 में 2 राज्यसभा की सीटें खाली हुई थी, जैसे कि अब की बार भी 2 राज्यसभा की सीटें खाली हुई हैं। तो उस टाइम बीजेपी के पास थे 2016 में 47 उम्मीदवार, 47 विधायक। तो और अब की बार है 48 विधायक और उस टाइम कांग्रेस के पास हुआ करते 14 विधायक, 17 विधायक हुआ करते और इनेलो और अकाली दल के पास हुआ करते 20 विधायक। तो इनेलो ने अपना उम्मीदवार उतार दिया, सुप्रीम कोर्ट के कोई जज हुआ करते आर के आनंद, उनको और समर्थन ले लिया कांग्रेस से। तो आर के आनंद सोनिया गांधी जी के पास चले गए और सोनिया गांधी जी ने उनको अपना समर्थन दे दिया कि हम इस चुनाव में आपको समर्थन देंगे और 20 इनेलो के और 17 कांग्रेस के यानी 37 विधायक हो गए विपक्ष के पास। जबकि आज भी कांग्रेस के पास है वो 37 विधायक है, यानी जो परिस्थिति आज है वही परिस्थिति है 2016 के अंदर भी थी। लेकिन दोस्तों भूपेंद्र हुड्डा जी तो भूपेंद्र हुड्डा जी हैं। अब भले ही सोनिया गांधी ने कह दिया हो कि हम उनको समर्थन देंगे, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने उनको समर्थन देने से मना कर दिया और चुपचाप 14 विधायक, 17 में से जो 14 विधायक थे वो उन्होंने अपना वोट करवा दिया कैंसिल और खुद भूपेंद्र हुड्डा जी ने भी अपना वोट नहीं दिया, वोट डाला ही नहीं। और इस प्रकार जो 37 विधायकों का समर्थन होते हुए भी आर के आनंद है वो चुनाव हार गए और जो बीजेपी ने जो जी टीवी के मालिक हुआ करते सुभाष चंद्रा, उनको समर्थन दिया था और वो उनको आज़ाद उम्मीदवार और प्लस जो बाकी के 16 उम्मीदवार थे वो मिलाकर ना बीजेपी के जो विधायक थे वो सुभाष चंद्रा जीत गए और भूपेंद्र हुड्डा गुट के जो थे वो उनके हो गए वो कैंसिल, तो वो गए हार। और भूपेंद्र हुड्डा के कारण सुभाष चंद्रा और बीजेपी को 2 सीट मिल गई, सुभाष चंद्रा राज्यसभा के बन गए सांसद। अब बारी आती है 2022 की। तो 2022 में भी दोस्तों बीजेपी के पास समर्थन था पूरा, 40 उसके खुद के थे और 10 थे जेजेपी के पास और कांग्रेस के पास थे 31 विधायक। तो कांग्रेस ने अजय माकन को, जो अशोक तंवर जी है उनके बहनों है अजय माकन का और कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, उनको उम्मीदवार बना दिया राज्यसभा का और भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी उनकी जीतने की और भूपेंद्र हुड्डा ने वो जिम्मेदारी ले भी ली कि अजय माकन को जिताना है। लेकिन उसी टाइम किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोटिंग कर दी और जो अजय माखन थे वो हार गए। क्यों? क्योंकि
किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई उसके थे खिलाफ, भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ थे। और उस किसी भी सूरत में वो नहीं चाहते थे कि भूपेंद्र हुड्डा का कद बढ़े, इसलिए क्रॉस वोटिंग करके और अजय माकन को हरा दिया। और उसमें जो विनोद शर्मा के लड़के थे कार्तिकेय शर्मा, वो चुनाव जीत गए उसमें, और बीजेपी कार्तिकेय शर्मा को समर्थन दिया था बीजेपी ने। यानी 2 बार बीजेपी ने अपने समर्थन से दूसरी सीट भी हासिल कर ली। अब बारी आती है तीसरी बार की, यानी अब की। अब की बार भी वही स्थिति है जो 2016 में थी, यानी बीजेपी के पास है 48 विधायक और उसको चाहिए 31 विधायक। तो एक जो पानीपत से विधायक हैं संजय भाटिया जी, वो तो उसमें 31 वोटों से विधायकों के समर्थन से पक्का जीत ही जाएंगे। अब बाकी बचते हैं उसके पास 17 विधायक। अब कांग्रेस के पास है 37, लेकिन इस 37 में से जो भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक हैं, अब की बार भी जैसे 2000 उसमें 22 में भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर दारोमदार था जिताने का, अब की बार भी जो करमवीर बौद्ध है उनको जिताने का दारोमदार है भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर। और अगर भूपेंद्र हुड्डा करमवीर बौद्ध को जिता देते हैं तो उसमें निश्चित रूप से भूपेंद्र हुड्डा का कद बढ़ेगा। और आगे आने वाले टाइम में भूपेंद्र हुड्डा जी जो अपनी विरासत दीपेंद्र हुड्डा जी को सौंपना चाह रहे हैं, वो विरासत उसमें थोड़ा उसमें वो मिलेगा, और वो सीएम के जो कैंडिडेट है वो उसमें बना सकते हैं भूपेंद्र हुड्डा जी दीपेंद्र हुड्डा को। और इसी चीज़ को देखते हुए जो बागी गुट है, जो भूपेंद्र हुड्डा का बागी गुट है, वो 10 ऐसे विधायक हैं जो भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक नहीं हैं, उसके भगत नहीं है और उनके कहने से वोट नहीं डालेंगे। तो पूरा बीजेपी का जो इस मामले में खेल है वो उन 10 विधायकों का है। और उन 10 विधायकों के समर्थन से अगर जो सतीश नांदल है उसमें से 17 विधायक तो बचते हैं बीजेपी के। 3 निर्दलीय विधायक हैं, देवेंद्र कादयान जी हैं, राजेश जून जी हैं और सावित्री जिंदल जी हैं। वो तो जब उनका नामांकन हुआ उनके साथ आ ही गए थे। तो 17 और 3 20 तो वो, और 2 विधायक इनेलो के, यानी 22 विधायक हो गए सतीश नांदल के पास। और बाकी के उसको चाहिए 9 विधायक, जबकि भूपेंद्र हुड्डा के जो खिलाफत के जो विधायक है वो है 10। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर किसी तरह का भूपेंद्र हुड्डा को हराने में किसी तरह का उन 10 विधायकों के पास कोई ज़्यादा वो नहीं है, और वो समर्थन तो वो सतीश नांदल को देंगे ही देंगे। ऐसा परिस्थितियाँ बस लग रही है। क्यों? क्योंकि मैंने वो कहानी सुनाई थी दोस्तों। अब वो कहानी आती है कि कांग्रेस की हमेशा ये समस्या रही है कि कांग्रेस के जो नेता है ना, वो अपनी समृद्धि, अपना पद, अपनी पार्टी, अपनी जीत नहीं चाहते। वो एक दूसरे को हराना चाहते हैं, वो एक दूसरे का विनाश चाहते हैं। भले ही चाहे उस कहानी के अनुसार उनकी एक आंख फोटो उनके घर के सामने, चाहे एक कुआं खुदो, लेकिन वो दूसरे के सामने दोनों कुएं खुदवाना चाह रहे हैं और दूसरे की दोनों आंखें फुड़वाना चाह रहे हैं। यानी अपना विनाश करके दूसरे का समूल नाश करना, ये कांग्रेस के नेताओं की परिपाटी रही है। चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा हो या भूपेंद्र हुड्डा का एंटी गुट हो। अब भूपेंद्र हुड्डा ने भी अपनी तरफ से जो भी जितने भी एंटी भूपेंद्र हुड्डा गुट वाले हैं उनको भी हराने में किसी तरह की कोई कसर नहीं रखी। इसी तरह ये जो एंटी भूपेंद्र हुड्डा गुट है उन्होंने भी भूपेंद्र हुड्डा के उम्मीदवारों को हराने में किसी तरह की कोई कसर नहीं रखी। और अब की बार भी पूरी पूरी संभावना है कि अब की बार भी जो 2016 में हुआ था और 2022 में हुआ था वो खेल अब की बार भी होगा। और अगर ऐसा होता है तो अब की बार 2 बार तो भूपेंद्र हुड्डा हारेंगे, 3 बार हारेगी कांग्रेस। अगर कांग्रेस को इस स्थिति से बचना है तो राहुल गांधी को पूरी तरह से भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर नहीं छोड़ना पड़ा, जैसे 2022 में किया था कि भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर जिम्मेदारी डालकर वो देखते रहे थे। अब की बार राहुल गांधी अगर खुद मैदान में आते हैं, खुद एक एक मिनट की मॉनिटरिंग करते हैं, एक एक आदमी को अपने उसमें रखते हैं, सुपरविजन में रखते हैं, तब तो जो कांग्रेस का विधायक कर्मवीर वो जीत सकता है। अन्यथा 2016 और 2022 वाला जो मामला वो रिपीट होते देर नहीं लगेगी। और राज्यसभा की जो दोनों सीटें हैं वो दोनों की दोनों बीजेपी के पास जाएंगी ही जाएंगी। तो अब देखना ये है दोस्तों, 16 मार्च को जो इलेक्शन है, 16 मार्च को किस करोट उठ बैठता है। कांग्रेस हारती है, भूपेंद्र हुड्डा हारते हैं, उनका वजूद खत्म होता है या क्या होता है, ये मामला रोचक होगा। और राहुल गांधी इसमें कितना एक्टिव रोल अपना पाते हैं। अगर दूर से बैठ के, दिल्ली से बैठ के खाली तमाशबीन बन के समर्थक रहेंगे तो ये सीट भी गई उनके हाथ से। और अगर वो खुद हरियाणा में बैठते हैं और एक एक मिनट की मॉनिटरिंग करते हैं, तब सिर्फ एक ही तरीका है कि वो अपने उम्मीदवार को जिता सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ तो
आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मेरा विश्लेषण गलत है तो भी आप कमेंट करके बताएँ ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। चलते-चलते एक बार फिर निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह के विश्लेषण आपके सामने लाता रहूँ। एक बार फिर से आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।